हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं। तो कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, एक एक करके सब पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन होगा यहाँ पर, भारत और किस देश के बीच में 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत वो देश भारत को अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है यूएसए यानी अमेरिका। और ये समझौता कब हुआ? तो ये अभी हाल ही में हुआ है। आसियान भारत जो शिखर सम्मेलन है ना 2025, उसमें कुआलालंपुर में। और सिग्नेचर किसने किया है? एक तो न्यूज़ आप देख ही रहे हैं, दूसरा अब फोटोग्राफ भी दिखा देते हैं आपको। इधर फोटोग्राफ जब सिग्नेचर हो रहा था, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह और अमेरिका के वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर कहिए या वॉर मिनिस्टर कहिए पीट हेगसेथ, तो दोनों ने इस समझौते पर सिग्नेचर किया है 31 अक्टूबर को कुआलालंपुर यानी मलेशिया की राजधानी में, जहां पर आसियान रक्षा मंत्रियों की मीटिंग भी चल रही थी वहां। ओके, तो दोनों देशों के बीच में अब कोऑर्डिनेशन होगा, डिफेंस को लेकर साझा जानकारी दी जाएगी एक दूसरे को, तकनीकी सहयोग का एक नया दौर शुरू होगा। और ये जो फ्रेमवर्क है ना, बहुत लंबे समय से अटका हुआ था। कई महीनों से इस पर चर्चा चल रही थी और ट्रंप सरकार आने के बाद जो तल्खियां आई उसकी वजह से ये और रुक गया था। भारत इस पर जो ना, मतलब राजनाथ सिंह जो है वो अमेरिका जाने वाले थे, ये अभी अगस्त की बात है, लेकिन अचानक उन्होंने जाना अपना रद्द कर दिया था, स्थगित कर दिया था। कहिए रद्द क्या करना, तो ये हुआ। लेकिन अब कुआलालंपुर में ही सिग्नेचर हो गया है। तो होगा क्या? सैन्य सहयोग बढ़ेगा दोनों देशों के बीच में, सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग करेंगी, अभ्यास करेंगी, और हथियार और जो डिफेंस इक्विपमेंट है, न्यू टेक्नोलॉजी है, वो भारत को देंगे वो लोग, अमेरिका। ठीक है, कुछ जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो सब कई सारी चीज़ों पर साझा हुई है। तो ये पूरा एक लक्ष्य रखा गया है। क्या है? तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दे दिए, जैसे सेना, नौसेना और वायुसेना। इसके अलावा साइबर और स्पेस सहित सभी जो क्षेत्रीय चीज़ों पर सहयोग है वो बढ़ाया जाएगा। सह उत्पादन होगा, यानी को प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे भारत में GF404 और F414 इंजन, उसका निर्माण किया जाएगा। जेवलिन मिसाइल है, उसका निर्माण भारत में किया जाएगा। जेवलिन मिसाइल जो है ना वो मतलब अचूक होती है, जो हेलीकॉप्टर है दुश्मन के उन सब पर मारने के लिए। ठीक है, और भी कई सारी वाहन प्रणालियां हैं, वो सब जो है ना लॉजिस्टिक सिस्टम है, ये सब बनाया जाएगा, भारत में डेवलप किया जाएगा। और एक स्पेशल जो इंडेक्स एक्स यानी इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए जो ना डिफेंस के को लेकर जो भी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उन सब को लेकर वो काम किया जाएगा। ठीक है, तो इसका महत्व क्या है? देखिए, चीन का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ये जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र किसको कहते हैं? यानी इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर और पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, उस क्षेत्र में जो चीन का जो बढ़ता हुआ सैन्य प्रभाव है उसको संतुलित करने के लिए ये अहम है। अमेरिका ये चाहता है कि भारत इस क्षेत्र में एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में भूमिका निभाए, यानी सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भूमिका निभाए, और इसके लिए वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी दे रहा है। और भारत के लिए ये दोहरी रणनीति है, एक तो चीन से सीमा विवाद हुआ, उसके बाद फिर दबाव घटा है, मतलब टेंशन घटा है वहाँ से चीन से, उसके बाद फिर अपनी भी तैयारी यहाँ हो रही है हिंद महासागर में अपनी नौसैन्य जो उपस्थिति है उसको मजबूत करना, और प्रशांत महासागर में भी अपनी सैन्य उपस्थिति को वहाँ दिखाना, रखना, ये सब है। तो बहुत सारी चीज़ों का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह चीज़ें होने वाली हैं, अभी आने वाले वक्त में हम लोग देखेंगे। ठीक है, रक्षा निर्यात पर भी असर होगा। भारत अमेरिकी जो पार्टनरशिप है, इसका उपयोग करके क्या होगा कि वहाँ के जो मशीनरी है, वहाँ के जो मतलब अमेरिकी जो विमान कंपनियां हैं उसके इंजन्स यहाँ जब बनाए जाएंगे तो यहाँ से एक्सपोर्ट होंगे। कहाँ पर? दक्षिण पूर्व एशिया में, अफ्रीका में, मध्य पूर्व में, वहाँ तो भारत का जो निर्यात है ना, डिफेंस एक्सपोर्ट, वो बढ़ेगा आने वाले वक्त में। तो ये सब चीज़ें जो ना वो ये होंगी। ठीक है, और कई सारी चुनौतियाँ भी हैं, सावधानियाँ भी हैं, क्योंकि भारत जो है ना रूस के साथ अपना डिफेंस जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर रखना भी चाह रहा है। जैसे भारत ने S-400 रूस से लिया हुआ है, और उसी की बदौलत अभी हम लोगों ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
काफ़ी जो पाकिस्तानी हमले थे उन सबको रोकने में मदद मिली। ओके, तो और दूसरी तरफ क्या है, अमेरिका से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो रहा है। तो ये भी है कि उधर रूस है, इधर अमेरिका है, तो इसको लेकर भी चीज़ों को मतलब बैलेंस बनाकर सरकार जो है वो चलना चाह रही है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने पीडीएफ में भी काफ़ी डिटेल में लिख दिया है, बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस महापुरुष की जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है? सबको पता होना चाहिए। आंसर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष माने जाते थे। तो उनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो घोषित किया हुआ है। और वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करीब 565 रियासतों को भारत में विलय करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर इसको मनाया जाता है। और उनकी स्मृति में, उनके याद में भारत सरकार ने गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर एक विशाल मूर्ति का निर्माण भी किया हुआ है। क्या नाम है उसका, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। सरदार वल्लभ भाई की जो बहुत बड़ी प्रतिमा है उसका नाम क्या है, उस स्टैच्यू का? कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव कहाँ के मुख्यमंत्री? तो मध्य प्रदेश के। तो उन्होंने चीतों का तीसरा घर मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य यानी सेंचुरी में बनाने की घोषणा की है, जहां नामीबिया से जो चीते जो आ रहे हैं और भी उनको छोड़ा जाएगा, वहां पर रखा जाएगा। तो ये कौन सी जगह है, कौन सा अभयारण्य है? इसमें से आंसर क्या होगा? नौरादेही अभयारण्य। ठीक है, नौरादेही सेंचुरी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 30 अक्टूबर को इसके बारे में ऐलान किया, कहा कि राज्य में चीतों के लिए तीसरा सेंटर भी बनाया जा रहा है और अफ्रीका से यानी नामीबिया से चीते लाके वहाँ पर छोड़े जाएंगे। देखिए, चीतों को लेकर भारत में जो पहला जो एक एरिया था वो था क्या? कुनो नेशनल पार्क। दूसरा था गांधी सागर सेंचुरी। ठीक है, एक तो हो गया कुनो नेशनल पार्क, दूसरा है गांधी सागर अभयारण्य और अब नया जो बन रहा है वो नौरादेही अभयारण्य, वहाँ पर छोड़ा जाएगा और उसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात रही। इससे पहले भी नामीबिया से चीते लाए गए थे 2022 में। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट ये सब बातें हैं। अगर हम वर्तमान में देखेंगे चीतों की जो संख्या है वो वर्तमान में भारत में 27 चीते बताए जा रहे हैं, जो कि एक तो नेशनल जो कुनो नेशनल पार्क है वहाँ पर 24 है और गांधी सागर जो सेंचुरी है वहाँ पर 3 हैं। ओके, तो इनमें से क्या है ना, 11 चीते नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे, जबकि 16 चीतों का जो जन्म है वो भारत में हुआ है। तो भारत में क्या है ना, चीतों का पुनर्वास और सफल प्रजनन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और यहाँ पर जो विलुप्त हो गए थे चीते, अब फिर से चीतों के लिए आवास भारत में बन रहा है। क्लियर होगी बात? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने जाना। ठीक है, नौरादेही जो वन्यजीव अभयारण्य है वो मध्य प्रदेश का एक बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है और ये कई जिलों में फैला हुआ है, जैसे सागर, दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन जिला है, उन सबको कवर करता है और जबलपुर से लगभग 90 किलोमीटर और सागर से लगभग 56 किलोमीटर दूर है। मतलब हेडक्वार्टर, सिटी हेडक्वार्टर से हम बात कर रहे हैं वहाँ से, और ये लगभग 1197 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि इसका जो पीडीएफ है ना वो आपको शार्प लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा। गूगल प्ले पर जाइए और वहाँ पर डेली का जो पीडीएफ है शार्प लर्निंग ऐप पर वो फ्री होता है। तो फ्री कोर्सेज में जाकर आप ये डेली का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ओके, और अगर शानदार ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स का पीडीएफ लेना चाहते हैं बेहतरीन ढंग से, टेस्ट देना चाहते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो उसके लिए मेंबरशिप प्लान है शार्प लर्निंग ऐप पर। और वहाँ 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस इन सब के लेवल का है, और दूसरा है आईएएस, पीसीएस लेवल का। तो दोनों हैं, दोनों पर छूट चल रही है और
छूट जो है ना वो एक आध दिन में समाप्त होने वाली है। इसके अलावा कई सारे बैचेज चल रहे हैं। रेलवे एनटीपीसी का भी नया बैच शुरू होने वाला है, तो जल्दी उसकी क्लासेस शुरू होंगी एक आध सप्ताह में उसकी। इसके अलावा बिहार के ढेर सारे एग्जामिनेशन हैं, उन सब के लिए भी बैच अलग अलग है। और एक साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, कई सारे फॉर्म आपने भरे हुए हैं, तो ऑल इन वन बिहार बैच भी ले सकते हैं। उसके ज़रिए शानदार ढंग से आपकी तैयारी पूरी हो पाएगी। इसके अलावा 72वीं बीपीएससी के लिए बैच अवेलेबल है और एडमिशन जारी है, क्लासेस भी चल रहे हैं। ओके, तो देखिएगा जरूर, शार्प लर्निंग ऐप है, गूगल प्ले पर मिल जाएगा, सर्च करेंगे आप शार्प लर्निंग या फिर सन्मय प्रकाश पे सर्च कर लेंगे तो आपको ऐप दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता सितंबर 2025 में कितने गीगावाट को पार कर गई, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, एक नया रिकॉर्ड बना है। आंसर क्या होगा? 500 गीगावाट, 500 गीगावाट। तो 30 सितंबर 2025 तक का ये आंकड़ा है। ये आंकड़ा कहेंगे इतनी देरी से आप क्यों बता रहे हैं सितंबर का? देखिए, सितंबर का आंकड़ा जो है ना वो अब सरकार ने पेश किया है, अभी अक्टूबर में 30-31 अक्टूबर के आसपास में। ठीक है, तो देश में जो है ना टोटल ऊर्जा क्षमता है, उत्पादन क्षमता भी कह सकते हैं, तो वो है 500.89 गीगावाट, इतना पहुंच गई है। और ये आप ग्राफिक्स भी देख रहे हैं, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने ये जारी किया है और इसी में ये कहा गया है कि ये बेहतरीन उपलब्धि देखने को मिली है। ठीक है, और ख़ास बात है यहाँ पर, अगर हम ऊर्जा का विवरण देखेंगे, कुछ पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पर दिए हैं, तो टोटल जो क्षमता है भारत की वो 500.89 गीगावाट है, जिसमें से 256.09 गीगावाट यानी टोटल का 51% से भी अधिक वो गैर जीवाश्म है, यानी स्वच्छ ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी से स्रोतों से आती है। और इनमें जो रिन्यूएबल एनर्जी में बड़ी पैमाने पर सोलर एनर्जी है, आपको विंड एनर्जी है, जल विद्युत परियोजना है, परमाणु ऊर्जा है, ये सभी शामिल हैं। ओके, तो डेटा भी मेरे बगल में आप ये देख रहे हैं सब कुछ। ओके, तो एक महत्वपूर्ण है। और आपको बताऊं कि भारत ने COP26 में जो किए गए अपने जो लक्ष्य थे, उनमें से एक लक्ष्य को 5 साल पहले ही पूरा कर लिया है। लक्ष्य क्या था कि 2030 तक स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना था, यानी जो फॉसिल फ्यूल है, नॉन फॉसिल फ्यूल, तो उन सब से हमें प्राप्त करना था और वो हम लोग प्राप्त कर लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। गोवा राज्य में दिंडी महोत्सव का कौन सावां संस्करण वर्ष 2025 में मनाया गया? आंसर का 116वां संस्करण। ये दिंडी महोत्सव है। क्या है? दिंडी महोत्सव। ये नाम आप ठीक से पढ़िएगा, हिंदी मत पढ़ लीजिएगा, दिंडी। तो 116वां संस्करण है, बहुत लंबे समय से हो रहा है और ये 30 अक्टूबर से शुरू हुआ और 4 नवंबर तक टोटल होना है। और मुख्य आयोजन जो है ना वो 3 नवंबर को है। तो गोवा सरकार इस वर्ष जो है ना वो इसको राज्य स्तरीय उत्सव का भी दर्जा इसको दिया हुआ है। और ये कार्तिक एकादशी के दिन मनाया जाता है मुख्य तौर पर, और ये चतुर्मास काल का उसके अंत का ये प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1909 में, 1909 में। उस वक्त गोवा पर पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ें आपने जाना। ओके, तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? क्या नाम है इनका? नाम है इनका रंजना प्रकाश देसाई। ये नाम आपने सुना होगा क्योंकि इससे पहले भी कई बार अलग अलग आयोगों के गठन के लिए इनको अध्यक्ष बनाया जाता रहा है। तो केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से रिलेटेड जो टर्म ऑफ रेफरेंस है, यानी TOR, उसको मंजूरी दे दी है। और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज हैं ये रंजना प्रकाश देसाई, तो उनको अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, और इसका मेंबर भी बनाया गया है 2 लोगों को। IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर हैं पुलक घोष, और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री जो है ना उसके सेक्रेटरी पंकज जैन को मेंबर बनाया गया है। तो रंजना प्रकाश देसाई 2011 में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी और 2014 में, अक्टूबर 14 में उनको
मतलब उनको सुप्रीम कोर्ट से तो रिटायर हो गई थी। ओके, फिर 2022 में वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी और अब 28 अक्टूबर को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्ष बना दी गई हैं। अब सवाल यहाँ पर होगा कि केंद्रीय वेतन आयोग का मतलब क्या हुआ। तो ये जो है ना वो भारत सरकार के द्वारा गठित एक संवैधानिक ना होकर एक प्रशासनिक निकाय के तौर पर है। ओके, तो ये है, इसका मुख्य जो काम है वो क्या है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और कुछ स्वायत्त जो निकाय हैं उनके लिए वेतन, भत्ते, पेंशन, इन सब की संरचना का उसकी समीक्षा करना और ज़रूरतों के अनुसार सुधार की सिफारिश करना, मतलब वेतन कितना बढ़ाया जा सकता है। ओके, अगर हम देखेंगे कि वेतन आयोग का इतिहास के बारे में, तो पहला वेतन आयोग बना था 1946 में और उसके जो अध्यक्ष थे वो जस्टिस सर R.N. मजूमदार थे। और अगर हम बात करेंगे इससे पहले जो वेतन आयोग बना था वो 7वां वेतन आयोग, वो कब बना था, 2014 में, 7th पे कमीशन, और उसकी अध्यक्षता की थी जस्टिस A.K. माथुर ने। और उस वक्त पे मैट्रिक्स प्रणाली को शुरू किया गया था। जैसे आज जो आप सैलरी देखते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 6, इस तरह से जो अलग अलग लेवल है वो प्रणाली शुरू की गई थी 7th पे कमीशन में। और न्यूनतम वेतन जो है ना वो 18,000 तय किया गया था और अधिकतम 2.5 लाख तय की गई थी रकम। तो अब ये जो है ना वो आगे बढ़ेगा। उद्देश्य क्या है इसका, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उचित और न्याय संगत वेतन सुनिश्चित हो, बदलती हुई जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, महंगाई है और उत्पादकता के अनुरूप में वेतन में संशोधन हो, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच में जो असमानता है उसको कम करना है, सरकारी सेवा को आकर्षक बनाना, सक्षम कर्मचारियों के लिए मतलब माहौल बनाना, इस तरह से पेंशनर्स जो हैं और सशस्त्र बल हैं उनके हितों की रक्षा करना है, ये सब जो है ना वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो ये केंद्रीय वेतन आयोग, इसकी चर्चा अभी बहुत ज़्यादा होगी। ओके, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, सवाल ये होगा कि क्या ये केंद्रीय वेतन आयोग राज्यों पर भी लागू होगा? नहीं लागू होगा, लेकिन राज्य सरकार अगर चाहे तो उन मतलब ये आयोग के जो फैसले हैं उसको लागू कर सकती है अपने राज्यों में। ठीक है, तो इस तरह से करती रही है राज्य सरकारें, या तो अपना एक कमीशन बना लेती हैं राज्य सरकारें और केंद्र के अनुरूप में उसको देखती है कि राज्य में कितनी सैलरी बढ़नी चाहिए, तो वो होता है। और नहीं तो कई बार राज्य जो है ना वो केंद्र के जो कमीशन के जो रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट कर लेती है, मान लेती है कि हम इसी के आधार पर अपना पे मैट्रिक्स जो है ना वो रखेंगे। क्लियर हो गई बात? तो दोस्तों, पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन भी दबा देना। और बहुत सारे आप में से हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वीडियो देखते हैं, अपील है ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएंगे ना तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिला करेगा। बेल में ऑल कर देना है आपको बस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, गृह मंत्रालय ने देश के 1466 पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक देने की घोषणा की है। तो ये किसकी जयंती पर दिया जाता है? ये आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी जयंती पर दिया जाता है। ओके, तो केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक ये जो है ना वो शुरू किया गया था 2024 में 1 फरवरी को, और 31 अक्टूबर को जो है ना केंद्र मतलब देश के जो पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जयंती के मौके पर ये पदक की घोषणा जो है ना वो की जाती है। इसमें देश भर में जो पुलिस बल हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, खुफिया विभाग हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो विशेष शाखाएं हैं, केंद्रीय जो सशस्त्र बल हैं, CAPF, केंद्रीय पुलिस संगठन है, फॉरेंसिक साइंस है, इन सब में जो बेहतर काम करते हैं उनको जो है ना वो अवार्ड के तौर पर ये दिया जाता है पदक भी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु क्षमता वाले टॉर्पीडो पोसाइडन तो उसका सफल परीक्षण किया है? क्या होगा आंसर इसका? रूस, रशिया ने। टॉर्पीडो क्या होता है? तो पानी के अंदर चलने वाला हथियार है। इसको किसी जहाज, पनडुब्बी इन सब से छोड़ा जाता है और ये टारगेट करके उसी के पास पानी में जाकर हमला करता है और उस दुश्मन के जहाज और जो भी इक्विपमेंट हैं, जो भी हथियार हैं, उसको नष्ट करने का काम करता है। इसमें नेविगेशन होता है, होमिंग सिस्टम होता है, आवाज़ होता है, रडार, सोनार, तो ये सारे चीज़ें होती है, उसको टारगेट करता है। ओके, तो फिर अभी क्या है कि व्लादिमीर पुतिन जो है ना रूस के राष्ट्रपति,
उन्होंने 28 अक्टूबर को यूक्रेन युद्ध में घायल जो सैनिक है उनसे मुलाकात के दौरान इसकी जानकारी जो दी है। और ये टॉर्पीडो जो है समुद्र में रेडियो एक्टिव लहरें पैदा करता है, जिससे किनारे के शहर भी रहने लायक नहीं बच सकते हैं, ऐसा संभावना है, आशंका है। इस टॉर्पीडो को पनडुब्बी से छोड़ा जाता है, ऑटोमेटिक है, न्यूक्लियर हथियार ले जा सकता है। तो पोसाइडन इसका नाम है, ख़ास बात है ये। अपने अंदर न्यूक्लियर फ्यूल यूनिट इसमें लगी होती है, यानी ईंधन भरने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। लगभग अनलिमिटेड दूरी तक समुद्र में ये चल सकता है ये टॉर्पीडो, और समुद्र में रेडियो एक्टिव लहरें पैदा करता है। तो वो एक चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है अलग अलग। इसका वजन लगभग 100 टन है। इसकी स्पीड पानी के अंदर में, समुद्र के अंदर में 100 किलोमीटर पर आवर होगी, और 1000 मीटर तक जो है ना वो चलता है। मतलब उसको रोकना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी से चल रहा है तो बहुत दूर तक ये जा सकता है। ठीक है, तो ये सब जो क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ये अभी आपने देखा होगा ना कि रूस और अमेरिका के बीच में जो बातचीत चल रही थी यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए, वो अभी ठहर सी गई है। पिछली बार अलास्का में मीटिंग हुई थी ट्रंप और पुतिन की, उसके बाद फिर एक और मुलाकात होनी थी अभी अक्टूबर में ही, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो पाई। अमेरिका में ट्रंप जो है वो दबाव में है, तो और जो यूरोपीय देश हैं उसके दबाव में है। तो इस दौरान क्या है, अभी थोड़ी सी मतलब जो वार्ता थी वो ठहर सी गई है, अंदर अंदर चल रही है वार्ता, लेकिन एक मुलाकात होनी थी और ये युद्ध रुकना था, लेकिन फिलहाल अभी देखने को मिला है वो सब कुछ ठहरा हुआ। इसी के जवाब में अब पुतिन ने ये काम किया है, ये हथियार जो है ना वो बनाया है। ओके, क्योंकि नेटो की ओर से बार बार धमकियां दी जा रही है रूस को कि हम तैयार हैं, अगर कुछ होता है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। यूरोपीय देशों को अगर या नेटो देशों को अगर कुछ टारगेट करने की कोशिश होती है तो पूरा जवाब देंगे वगैरह वगैरह, ये सब बातें होती है। तो रूस ने अपनी तरफ से एक टॉर्पीडो जो न्यूक्लियर टॉर्पीडो है उसको लॉन्च करने की का ऐलान कर दिया। ठीक है, एक प्रेशर की कोशिश है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रॉब जेटन किस देश के पहले ओपनली गे पीएम बने हैं? ओपनली गे का मतलब हुआ खुले तौर पर खुद को समलैंगिक बताने वाले, इसको इस तरह से समझिएगा। आंसर क्या होगा इसका? नीदरलैंड। 38 ईयर के हैं और रॉब जेटन। बीबीसी ने इस पर न्यूज़ भी दिया है और तमाम अखबारों ने भी। ठीक है, तो ये चर्चा रही है इसकी, और फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं। 38 ईयर के हैं, तो ये वहाँ पर जो पार्टी है सेंट्रिस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक 66 पार्टी, उसके लीडर हैं, और वो जो है ना वो अब प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो चुन लिए गए हैं और बन रहे हैं। तो वो अगले ही वर्ष मंगेतर निकोलस कीनन, उनसे वो शादी करने वाले हैं, समलैंगिक शादी करने वाले हैं। और जो निकोलस हैं वो अर्जेंटीना के पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं। तो शादी होने वाली है, और इससे पहले 2024 में नवंबर में दोनों की सगाई भी हुई थी। तो ये जो चर्चा है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मतलब चर्चा रही है, तो इसलिए मैंने बताया। नीदरलैंड को मैप में देख लीजिए, यूरोप में है ये। ठीक है, उसकी राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यूरो जो है ना उसकी मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 31 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर को ही मनाया था विश्व शहर दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये दिवस जो है ना वो घोषित किया हुआ है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। कल संडे है, तो संडे का वीकली करंट अफेयर्स जरूर देखिएगा। ओके, मिलते हैं फिर मॉर्निंग को ही, लाइव देखिएगा संडे को भी। ओके, बाय।